नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली हाई कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कथित आरोपों की जांच के लिए भारत के सीजेआई ने 3 जजों की एक कमेटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस CS संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा है कि फिलहाल के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक जिम्मेदारी न सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट के बयान में ये भी कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट, जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब और अन्य दस्तावेज कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आखिर मामला है क्या। बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर आरोप लगे कि उनके आधिकारिक निवास से भारी मात्रा में नकदी मिली थी, जिसके बाद वो विवादों में घिर गए थे। जानकारी के मुताबिक उनके घर पर आग लग गई थी, जिसके बाद आग बुझाने की कोशिश में अग्निशमन कर्मियों को कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था। उस वक्त यशवंत वर्मा घर पर नहीं थे। हालांकि बाद में दिल्ली अग्निशमन विभाग के प्रमुख अतुल गर्ग ने इस खबरों का खंडन किया और कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कोई कैश नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी बरामदगी की घटना की जांच रिपोर्ट शनिवार देर रात जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की चिट्ठी और जस्टिस वर्मा का जवाब भी सामने आया है। इसमें आग बुझाने के बाद जली हुई नकदी के ढेर की तस्वीरें भी शामिल हैं। इस घटना ने पारदर्शिता और नैतिकता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 25 पन्नों की जांच रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे उनकी छवि खराब करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि जिस कमरे में नकदी मिली वहां उनके कर्मचारियों सहित सभी की पहुंच थी। जस्टिस वर्मा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वह वीडियो के कंटेंट को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध थे। उन्होंने इसे उन्हें फंसाने और बदनाम करने की साजिश करार दिया। उनका कहना है कि नकदी को उनके घर के स्टोर रूम में ना तो उन्होंने और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने रखा था। उन्होंने इस आरोप को भी सख्ती से नकारा कि यह कथित नकदी उनकी थी। जस्टिस वर्मा ने कहा कि मैंने उस जगह को जिस रूप में देखा था वहां ऐसा कुछ नहीं था जैसा वीडियो में दिखाया गया। यही कारण था कि मुझे यह साफ तौर पर एक साजिश लगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वीडियो फुटेज पब्लिक किया है उसे एक्स पर लोग साझा कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत 8 प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने रविवार 23 मार्च को होने वाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावत-ए-इफ्तार के बॉयकॉट की घोषणा की है। यह दावत मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली है। साथ ही बता दें कि 3 दिन बाद यानी 26 मार्च को इन्हीं संगठनों ने पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विशाल धरना देने की भी घोषणा की है और इससे पहले 17 मार्च को मुस्लिम संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर इस बिल के खिलाफ धरना दिया था, जिसमें देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता भी शामिल हुए थे। वहीं दिलचस्प बात यह है कि हिंदी अखबारों के साथ साथ उर्दू अखबारों ने भी नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के बॉयकॉट की घोषणा की खबर पूरी तरह ब्लैकआउट कर दी है। मीडिया पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि दरअसल संपादकों को विज्ञापन खोने का डर रहता है और इसीलिए वह ऐसी कोई खबर नहीं छापते जिसमें नीतीश कुमार का इस तरह खुल्लम खुल्ला विरोध किया गया हो। वहीं इन संगठनों ने हर वर्ग से अपील की है कि वह वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अपनी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावत-ए-इफ्तार में शामिल ना हो। इस बारे में इन संगठनों की ओर से नीतीश कुमार को खुला पत्र भी लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि यह फैसला उनकी पार्टी की ओर से प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 के समर्थन के खिलाफ विरोध के तौर पर लिया गया है। दक्षिणी राज्यों की परिसीमन को लेकर चल रही कवायद के बीच आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने शनिवार को परिसीमन की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे नेताओं से सवाल किया कि क्या उनका मकसद कोई राजनीतिक एजेंडा है या वे वास्तव में अपने क्षेत्र के हितों के बारे में सोच रहे हैं। आपको बता दें कि उनका यह बयान तब आया जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की मेजबानी में दक्षिणी राज्यों के कुछ नेता चेन्नई में परिसीमन के प्रभाव और उसका मुकाबला करने की रणनीतियों पर विचार मंथन के लिए जुटे थे। आरएसएस महासचिव अरुण कुमार ने इन चर्चाओं से बचने की सलाह दी क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया है। बेंगलुरु में अखिल भारतीय
प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुमार ने मीडिया से भी कहा कि आप उनसे यानी स्टालिन और अन्य से पूछें कि क्या परिसीमन की प्रक्रिया वाकई शुरू हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिसीमन पर चर्चा तब होनी चाहिए जब यह प्रक्रिया शुरू हो और इसके लिए एक विधेयक तैयार हो। उन्होंने तर्क दिया कि ना तो जनगणना शुरू हुई है, न ही परिसीमन पर चर्चा केंद्र ने शुरू की है। अभी तक कोई विधेयक भी तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अनावश्यक शंकाएं और संदेह पैदा करने से बचना चाहिए। एक दूसरे पर भरोसा करना और सभी को साथ लेकर चलना लोकतंत्र का सार है। स्टालिन और अन्य को इस पर विचार करना चाहिए। भाजपा विधायक श्याम प्रकाश के केशव प्रसाद मौर्य को यूपी की कमान संभालनी चाहिए वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि विधायक ने अपनी भावना व्यक्त की। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और वही आगे रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार को हरदोई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने एक बयान दिया था कि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ मौर्य समाज के ही नेता नहीं हैं, बल्कि प्रदेश और देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव जी उत्तर प्रदेश संभालें और एक दिन ये जरूर आएगा। बता दें कि श्याम प्रकाश हरदोई जिले की गोपामऊ सीट से बीजेपी के विधायक हैं। गजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में इस्राएली हवाई हमले में हमास के शीर्ष राजनीतिक नेता सलाह अल बर्दाविल की मौत हो गई है। रविवार को हमास के एक अधिकारी ने मीडिया को ये जानकारी दी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हवाई हमले में बर्दाविल और उनकी पत्नी दोनों मारे गए हैं। हालांकि इसराइल के अधिकारियों की ओर से अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को इस्राएली सेना ने दोबारा से गजा पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों के लिए इसराइल ने हमास को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं हमास ने इसराइल के आरोपों को खारिज कर दिया और बदले में इसराइल पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसराइल में लेबनान की ओर से दागे गए कुछ रॉकेट के बाद इसराइल ने लेबनान पर जवाबी हवाई हमले किए हैं। इसराइली सेना ने कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के दर्जनों रॉकेट लॉन्चरों और एक कमांडर सेंटर को निशाना बनाया है। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसराइली हमलों में 7 लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं और 40 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि शनिवार को लेबनान से किया गया रॉकेट हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ दिन पहले ही इसराइल ने गजा में हिजबुल्लाह के सहयोगी हमास के खिलाफ अपना आक्रमण तेज कर दिया है। हालांकि लेबनान से हुए इस हमले की अब तक किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इन हमलों से खुद को किनारा करते हुए कहा है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है और वह युद्ध विराम के प्रति प्रतिबद्ध है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर की यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय बल बनाने की योजना को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने एक दिखावा बताकर खारिज कर दिया है। विटकॉफ ने कहा है कि यह विचार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अन्य यूरोपीय नेताओं की सरल सोच पर आधारित है, जो सोचते हैं कि हम सभी को विंस्टन चर्चिल जैसा बनना है। इसके साथ ही विटकॉफ ने एक इंटरव्यू में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति को पसंद करते हैं। विटकॉफ ने कहा कि मैं पुतिन को बुरा आदमी नहीं मानता, वह बहुत होशियार हैं। आपको बता दें कि विटकॉफ रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर इकराम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन के प्रतिद्वंदी इकराम इमामोग्लू को बुधवार को हिरासत में लिया गया था। इमामोग्लू शनिवार को इस्तांबुल की एक अदालत में पेश हुए और अभियोक्ताओं ने आतंकवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की अपील की। वहीं इमामोग्लू ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई उन्हें 2028 के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने से कुछ ही दिन पहले की गई और इसके बाद से ही इमामोग्लू के समर्थक सड़कों पर उतर आए। गुरुवार से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें जारी हैं। जानकारी के मुताबिक तुर्की के अधिकारियों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के तीसरे दिन शुक्रवार रात को देश भर में 343 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.